Hello everyone, I Assistant Professor Bhupinder Kaur from the Department of Commerce and Management, SD College Ambalakan, and today I am going to teach you about the organization, that what is organization, what is organizing, what are the benefits and what are the principles of the organization. So let's start. Here we are. So, the term organization is derived from the word organism, which means the structure of a body divided into parts. The different parts of a human body performing the different activities combine themselves in a sound body structure. In the same way, the organization in an enterprise means the integration and coordination of individual efforts to achieve the cherished goal of the business enterprise. जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ से आया? ऑर्गेनिज्म से। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने पढ़ना है तो हम अपना माइंड भी यूज़ कर रहे हैं, अपने हैंड भी यूज़ कर रहे हैं, लेग्स की मूवमेंट्स भी कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, मगर सब मिल के एक कंबाइंड कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। सेम इसी तरीके से और किसी इंटरप्राइज़ में भी जब हमें अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें प्रॉफिट्स अचीव करने होते हैं, हमें हमारी सेल्स करनी होती है, तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, काम के बेस पे डिफरेंट पार्ट्स के बेस पे डिवाइड कर देते हैं और पर्सन को असाइन कर देते हैं कि उन्होंने क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। सो उसी पूरी चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो एनीथिंग दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। सो it may be a family, a school, a shop, a industry or an enterprise. Organization may be in the government sector or in the private sector or the army sector. In fact, organization is a social unit with some specific purpose. Okay. So organization में क्या किया जाता है? It deal with the grouping of activities. Organizing क्या है कि हम सारी चीज़ों को organize कर रहे हैं। अगर हमें कोई काम अपना कंप्लीट करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस काम को करने के लिए कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो कि हम कोई मैरिज सेरेमनी करवानी है, वो हमारा इवेंट हो गया। अब मैरिज सेरेमनी के लिए हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। ठीक है। लाइक कि केटरिंग का कौन संभालेगा, दूसरा काम कैसे करेगा, घर का काम कौन संभालेगा, ठीक है ना, लोगों बाहर कौन जाएगा, अंदर कौन डील करेगा, लोगों के साथ कौन डील करेगा, पैसों का किसने देखना है। तो इस तरीके से हम सारी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम ग्रुपिंग कर देते हैं कि ये काम था, ये काम करना है। अब सेम टाइप के काम हैं वो हम क्या करते हैं, उनका ग्रुपिंग कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि खाने से रिलेटेड सारा काम है, हाँ जी, खाने से रिलेटेड चाहे सुबह का काम है, शाम का काम है, शादी वाले दिन का काम है, शादी से पहले वाला काम है, वो एक ही पर्सन करेगा। हमने क्या कर दिया, उसका ग्रुप कर दिया ताकि क्या हो, किसी को कन्फ्यूजन ना हो और एक स्पेशलाइजेशन हो सके। क्योंकि अगर हम ग्रुप्स कर देते हैं और उनकी स्पेशलाइजेशन के बेस पे हम उनको काम दे देते हैं तो वो पर्सन क्या हो जाता है? स्पेशलाइज। सो organization is it deal with the grouping of activities and establishment of authority relationship among the various people working in the organization. जब हमने काम आइडेंटिफाई किया, ग्रुप कर दिया उसके, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ इसमें से किस पर्सन को अथॉरिटी होगी, कि कौन पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किस पर्सन को रिपोर्ट करेगा, कौन सा काम किस तरीके से किया जाता है। ये सब सारी एक्टिविटीज़ सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए की जाती हैं, तो उसी को कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन। तो अब हम बात करते हैं। सो एलिमेंट्स, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसे हमने कहा कि हम जो कोई काम है वो अकेले नहीं कर सकते। ओके। तो अगर हमें कोई चीज़ अचीव करनी है तो हमें ग्रुप एफर्ट्स चाहिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप चाहिए जो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। चाहे उनके काम अलग अलग हैं मगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है
हमने ये काम फिनिश करना है, ये काम हमारा होना चाहिए. सो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़. जैसे हमने कहा कि कोई काम करना है तो सबसे पहले हमें ड्यूटीज़ उनकी असाइन करनी पड़ेंगी कि कौन सा पर्सन किसने कौन सा काम करना है. देन ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटीज़. यस, अगर हम किसी को काम दे रहे हैं तो हमें उसको पावर भी देनी पड़ेगी, तो अथॉरिटी देते हैं. और साथ ही साथ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करते हैं. ये नहीं है कि हम किसी को पावर दे रहे हैं तो वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ही इज़ इक्वल रिस्पॉन्सिबल टू हिज वर्क एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी. सो फर्स्ट एलिमेंट था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ग्रुप एक्टिविटी, सेकेंड था असाइनिंग ड्यूटी, फिक्सिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मीन टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज. ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक तरीका है, एक चैनल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है वो हम अचीव कर सकते हैं. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. अब हम करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर. ओके, हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन को दो तरीके से समझते हैं. ठीक है, पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसे? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर मीन्स क्लासिफाइड रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्मल पोजिशन एंड जॉब्स. Okay, it is a static because it establishes relationship between various position in the enterprise instead of maintaining the coordinate relationship between the person occupying the opposition. According to this means there are coordinated relationship. Okay, in fact organization structure means which person is holding which position in the organization, who are his colleagues. Okay, हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी जो जॉब्स हैं वो क्या हैं, कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा, उसके पास क्या पावर्स हैं. ओके, ये सारे, कौन सा पर्सन के पास अथॉरिटी है, कौन से पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा पर्सन किस पर्सन को रिपोर्ट करेगा. हम इस तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो रोल्स हैं वो डिफ़ाइन कर देते हैं. अगर हम अपने रोल्स को डिफ़ाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि किसी को कन्फ्यूजन ही नहीं होगी. अगर हमने किसी को कह दिया कि यस आपका जो काम है सिर्फ़ और सिर्फ सेल करना है, तो उसे पता है कि मुझे मेरा काम मार्केटिंग का नहीं है, मुझे सिर्फ सेल्स पे फोकस करना है, मुझे किसी तरीके से सेल ही करनी है. तो उसको क्लियर होगा कि यस ये मेरा काम है. उसके बाद उसे बताया जाएगा कि जो आपका चीफ़ एग्जीक्यूटिव है सिर्फ आपको उसको रिपोर्ट करनी है, आपको और किसी को रिपोर्ट नहीं करनी है. आपने अगर ऑर्डर लेने हैं तो अपने चीफ़ एग्जीक्यूटिव से ही ऑर्डर लेने हैं और किसी से ऑर्डर नहीं लेने हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हर पर्सन के जो रोल्स हैं वो डिफ़ाइन कर देते हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं हम वो डिफ़ाइन कर देते हैं. तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस. अब देखो वर्ड है प्रोसेस. तो प्रोसेस में क्या होगा कि हमने कहा कि यस हमने डिफ़ाइन कर दी अपनी सब कुछ, अपने रोल्स डिफ़ाइन कर दिए, किस पर्सन ने क्या काम करना है सब कुछ डिफ़ाइन कर दिया. मगर यहाँ हम क्या करेंगे, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए हमने क्या क्या काम करने हैं, उस काम के बेस पे हम पूरी एंटरप्राइज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे और वो पर्सन जो उस काम के लिए सबसे सही होगा, काबिल होगा, उसको वो काम दे देंगे. ओके, जैसे कि अभी हमने बात की कि सपोज़ करो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. जैसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमारा एसडी कॉलेज है. हमारे एसडी कॉलेज का काम क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, सर्विस सेक्टर है. ओके, तो हम क्या करेंगे कि यस हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. अब हमारा काम क्या करे, कॉलेज क्या करेगा कि यस अलग अलग साइंस स्ट्रीम के बेस पे, कॉमर्स स्ट्रीम के बेस पे, आर्ट स्ट्रीम के बेस पे पूरे कॉलेज को वो डिफरेंट क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. फिर कौन सी टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगी, ठीक है ना, उसकी क्वालिफ़िकेशंस देख के, उसकी स्किल्स देख के, उसकी काबिलियत देख के उसको वो चीज़ दी जाती है. तो इसी पूरी चीज़ को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस.
Okay, so in this they divide the functions into manageable units and also the grouping of identical functions. जैसे हमने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमने कहा कि एसडी कॉलेज में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो 100 बच्चे वो रख रहे हैं, एक बच्चा साइंस का बैठा हुआ है उसमें, एक बच्चा आर्ट्स का बैठा हुआ है, एक बच्चा कॉमर्स का बैठा हुआ है. नहीं, कॉमर्स के बच्चे के लिए अलग सेक्शन होगा, साइंस के बच्चे के लिए अलग सेक्शन होगा, आर्ट्स के लिए बच्चे के लिए अलग सेक्शन होगा. तो उसमें वो क्या कर देंगे, ग्रुप्स बना देंगे कि यस ये जो सेम बच्चे हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन ये है, ये आगे ये पढ़ना चाहते हैं तो उनका ये काम है. ओके, तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस. अब हम चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ. So next one is features of organization. So first जो इसका फीचर है, it leads to division of work. Yes, अब हमारा काम क्या है कि अल्टीमेट हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, हमने अपना काम करना है, तो हम अपने टोटल वर्क को क्या करेंगे, कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशंस डील्स विद द डिवीजन ऑफ वर्क एंड लेबर इन द बिजनेस. काम को भी डिवाइड किया जाता है, कौन से पर्सन वो काम करेंगे वो भी डिवाइड किया जाता है. So the total work of the enterprise is divided into activities and functions. कि किस पर्सन ने क्या काम करना है, क्या काम किया जाएगा, उसमें डिवाइड किया जाता है. Various activities are assigned to different persons for their efficient accomplishment and the whole which leads to the division of labor. Okay, तो first feature क्या है, division of work. Second feature is it brings coordination. जैसे हमने कहा कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है ना, मगर आपस में क्या है, वो भी कोऑर्डिनेटेड है. अगर हमारा माइंड सोच रहा है कि हमने पानी पीना है तो हमारा हाथ उसके लिए मूवमेंट कर रहा है और हम उस ग्लास को पिक कर रहे हैं. तो हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ने हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट किया. तो जब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं कोई चीज़, जब हमने डिफ़ाइन कर दिए, रोल्स डिफ़ाइन कर दिए अच्छे से, क्या काम करना है किसी पर्सन ने, तो सब मिलजुल के काम करते हैं क्योंकि एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है हमारा काम करना कि ऐसा हमने ये काम फिनिश करना है. ठीक है. सो इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन. So coordination of activities is an essential for the division of work. It helps in integrated and harmonizing various activities. Coordination also avoid duplication. Okay, जैसे हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन में हम हर पर्सन को डिफाइन कर देंगे आपका ये काम है, तो कोई काम दोबारा तो होगा ही नहीं, डुप्लीकेशन नहीं होगी तो टाइम नहीं वेस्ट होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, काम डिले नहीं होगा. तो इस तरीके से In fact, various functions in an organization depend upon one another. Okay, हमारे सबके जो functions होते हैं वो क्या डिपेंड करते हैं, किसी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. And the performance of each function has got of effects of the other function. जैसे हमने कहा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, प्रॉफिट्स अचीव करना. प्रॉफिट्स कैसे अचीव करेंगे, जब हम कहते हैं ज़्यादा सेल्स होगी. अगर ज़्यादा सेल्स है तो ज़्यादा सेल्स कैसे होगी, अगर मार्केटिंग अच्छी होगी. अगर यानी कि मार्केटिंग का सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सेल्स के ऊपर. सेल्स का सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, अगर वो अच्छे तरीके से प्रॉफिट्स पे पड़ेगा. मार्केटिंग का इफेक्ट कब पड़ेगा, अगर वो अच्छे एचआर यानी कि हमारे जो पर्सन है सही पर्सन को मार्केटिंग के लिए भेज रहे हैं उस तरीके से. तो आपस में सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शन है, एक दूसरे के साथ लिंक हैं. ठीक है ना, तो आपस में इस वजह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन. सो द नेक्स्ट फीचर इज़ इट प्रोवाइड कॉमन ऑब्जेक्टिव. अगेन द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज इज़ कॉमन. ठीक है ना, सबका मेन ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, उनका किसी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा अलग नहीं होगा. सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे अगर हम अपने एसडी कॉलेज की बात करें तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन प्रोवाइड करना. तो ये नहीं देखा चाहे वो साइंस डिपार्टमेंट है, चाहे वो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, चाहे वो आर्ट्स डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एजुकेशन प्रोवाइड करना. So organization also bring common objectives. Okay, so it provide common objective. So organizational structure, अगर हम structure की बात करें तो organizational structure is a means towards the achievement of enterprise goals.
The goals of various departments leads to the achievement of overall business goals, and the organizational structure should have common and clear cut objective which will help in the proper accomplishment. Okay, so the next feature is it facilitates the cooperative relationship. जैसे कि हमने बात की, हर एक फंक्शन, हर एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा है, अगर वो सक्सेसफुली अचीव हुआ उसी में हमारा इंटरेस्ट है, तो आपस में सब क्या करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। So organization create a cooperative relationship among various members of an enterprise. An organization cannot be constituted by the one person. Again, किसी एक person के से काम नहीं होगा. It require at least 2 or more person. So organization is a system which helps in creating meaningful relationship among persons. The relationship should be both vertical and horizontal. कि भाई हाँ, अगर अथॉरिटी का रिलेशनशिप है तो ऊपर से नीचे आएगा, सबसे हायर पोजीशन वाले पर्सन के पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, उसके बाद उससे नीचे वाले कम के पास कम, तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट। और साथ में सेम लेवल के पर्सन के ऊपर अगर कोई सेल्स हेड है, उसके पास भी सेम, वो किस तरीके से उसका रिलेशनशिप मार्केटिंग के हेड के साथ कैसा होगा, उसका एचआर के हेड के साथ कैसा होगा। सो the relation should be both vertical and horizontal among the members of the various departments. The structure should be so designed that it motivates people to perform their part of work together. So this is the fourth feature of organization, and the next feature of the organization, it leads to be well defined authority responsibility. Okay, so an organization consists of various positions. जैसे कि अभी हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी पोजीशन होती हैं, ठीक है, टॉप से लेके बॉटम तक पोजीशंस होती हैं, तो उनको इसी तरीके से हिरार्कियल वे में अरेंज किया जाता है और क्लियर कट डिफाइन किया जाता है कि इस पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अथॉरिटी है। सो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. There is always a central authority from which a chain of authority relationships stretch throughout the organization. The hierarchy of position in a common defines the lines of communication and pattern of relationship. कि हमने अगर किसी तक मैसेज पहुंचाना है, कम्युनिकेट करना है, तो कौन सी चेन हमने फॉलो करनी है, कौन सा लाइन हमने फॉलो करनी है। अगेन वो सेम होता है जो अथॉरिटी का होता है, from top to bottom and bottom to top. And the success of an enterprise purely depends upon the proper assignment of authority and responsibility of right person in a right position. Okay, so these are the features of organization. Now we are going to talk about the benefits. तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है वो हमें क्या मिलता है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम टोटल अपने पूरे काम को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और एक ही पर्सन और उसी पर्सन को वो काम देंगे जो उसमें एक्सपर्ट है, तो गलती नहीं होगी, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, और क्या होगा, वो प्रॉपर उस तरीके उस चीज़ को वो उस चीज़ में स्पेशलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो विद इन मिनिमम टाइम वी गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन थ्रू द थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन. So this is the main benefit of organization. And the next one is efficient administration. Okay, so organization is very important, क्योंकि हमने कहा कि किसी चीज़ को चलाना है या हम किसी को चीज़ को चलाते हैं तो हमें क्लियर कट पता होना चाहिए हमारा काम क्या है और किस एक्टिविटी को कौन सा पर्सन काम करेगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी डुप्लीकेशन ना हो, क्लियरली पता हो किस तरीके से हमने कम्युनिकेट करना है, तो काम बहुत अच्छी तरीके से चलता है. सो ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट and the only tool to achieve enterprise goals set by administration and explained by management. A sound organization helps the management in a number of ways.
इट इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, ठीक है। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी होगी तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। इट अवॉइड्स डिले एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि सबको पता होगा कि हमने काम किस टाइम पे करना है, कौन से पढ़ने किसने करना है, तो ना तो डुप्लीकेशन होगी ना किसी काम में देरी होगी। इट ऑल्सो इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, इट ऑल्सो इंक्रीज प्रॉम्प्टनेस, it motivate employees to perform their responsibility. That is why advanced and modern business units and organizational analysis unit is established separately in order to improve an organization structure in the enterprise. इसी वजह से मॉडर्न एंटरप्राइजेस में अलग से एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस यूनिट, जो ये सारी चीज़ें अलग से देखेगी कि बस डिसाइड करना होता है कि काम किस तरीके से करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अगेन वी नो दैट वी हैव limited resources, whether it is our physical resources, our financial resources, our human resources, उन सबको अच्छे से किस तरीके से यूज़ करना है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से ही पता लग सकता है। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन में हमने आइडेंटिफाई कर लिया काम क्या है, ठीक है, किस एक्टिविटी के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, किस एक्टिविटी के लिए कम पैसा चाहिए, किस पर्सन के अंदर वो काबिलियत है कि वो किस काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकता है, तो वो काम उसी तरीके से दिया जाता है ताकि हमारे रिसोर्सेज बहुत अच्छे से हों। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, हम हमारे घर है, ठीक है, हम अपने घर परिवार में रहते हैं, तो जो पैसे कमाने वाले हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी मम्मी हो गई, पापा हो गए, तो वो क्या करते हैं, फाइनेंस के साथ डील करते हैं। अगेन, अगर कोई मॉडर्न काम है, अगर हमने कोई न्यू इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेनी है तो हमें पता है कि ठीक है, पापा लोग, मम्मी के पास फाइनेंस है, मगर उनको इसकी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि न्यू जो लाइक स्मार्टफोन्स है उनकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमें पता है वो सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन को उसकी सबसे अच्छी नॉलेज है, तो वो उसका बेनिफिट हम उनसे लेंगे ताकि हमारे रिसोर्सेज ना वेस्ट हों, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से घर में काम किया जाता है। अगर हमें पता है कि भाई बाहर से सब्जियां लाने में हमारी मम्मियां बहुत अच्छे तरीके से पैसे बचा लेती हैं, तो वो काम उनको ही दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रमोट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगेन, क्लियर कट डिफाइन दी चेन ऑफ कम्युनिकेशन। किस पर्सन ने अगर किसी से बात करनी है तो कौन सा चेन हमने फॉलो करना है, हमने किससे, अगर हमने रिपोर्ट करनी है तो किसको रिपोर्ट करनी है, अगर हमने किसी को सजेशन देनी है तो किसको सजेशन देनी है, अगर हमने किससे ऑर्डर लेना है तो किससे ऑर्डर लेना है, क्लियर कट डिफाइंड है, तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रिएट ट्रांसपेरेंसी। जब रोल्स, हमारी जॉब्स, हमारी पोजीशन क्लियर कट डिफाइंड है और रिटन है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, कि किस पर्सन का क्या काम है और एग्जैक्टली वो काम किस तरीके से करना है, तो क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी वहाँ हो जाती है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर कोई चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है, तो वो बिज़नेस एंटरप्राइज बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है, ठीक है, ग्रो करता है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है।